नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। गोरखपुर में गौरवशाली संस्कृति, समृद्ध विरासत एवं प्रगति के उत्सव गोरखपुर महोत्सव 2025 के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और साथ ही लोगों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि सरकार विकास कराती है तो उसके संरक्षण के लिए समाज को भी आगे आना होगा, उसका अनुगामी बनना होगा, उसमें सहभागी बनना होगा। सरकारें विकास कराएंगी, उस विकास की यात्रा के साथ सहभागी बनना हम सबका दायित्व बनता है, समाज का दायित्व बनता है। सरकार विकास कराती है तो उसके संरक्षण के लिए समाज को भी आगे आना होगा, उसका अनुगामी बनना होगा, उसमें सहभागी बनना होगा और उसी सहभागिता के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपने देखा होगा गोरखपुर गौरव से इस बार 5 अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए महानुभावों को, स्पोर्ट्स से भी थे, शिक्षा से भी थे, चिकित्सा से भी थे, प्रगतिशील किसान से भी थे, समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए ऐसे 5 महानुभावों को इस मंच पर बुला करके सम्मान करके गोरखपुर गौरव से विभूषित किया गया, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में गोरखपुर को प्रदेश में, देश में, दुनिया में एक सम्मान दिलाने का काम किया है। मैं इन सभी को यहां पर इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर गौरव का सम्मान जिन्हें प्राप्त हुआ है, उन्हें मैं इस अवसर पर उनका स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर उन सभी कलाकारों का, उन सभी महानुभावों का, जिन्होंने पिछले 3 दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक बन रहे गोरखपुर महोत्सव को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान किया है। वहीं राष्ट्रीय युवा दिवस पर गोरखपुर में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत कर प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद सीएम योगी ने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पुरातन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक नए भारत का दर्शन होगा। स्वामी विवेकानंद ने भारत और भारतवासियों को उस समय उस चेतना के प्रति जागरूक करने के लिए कहा था। जब वे वापस भारत आते हैं तो उन्होंने भारतवासियों से कहा था कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, हमें अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, लेकिन याद रखना हर भारतवासी का ध्येय एक ही होना चाहिए और वह है अपना देश, अपना राष्ट्र धर्म। जब भी हम सामूहिक चेतना के साथ इसके बारे में सोचेंगे तो ब्रिटिशर बहुत दिनों तक हमारे देश को गुलाम नहीं बना के रख सकते। एक समय आएगा जब ये देश स्वाधीन होगा, लेकिन स्वाधीन भारत के लिए हमें उस प्रकार की मानसिकता के लिए अभी से अपने आप को तैयार करना होगा। अपने देश को आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ जोड़ना होगा, अपने परंपरागत ज्ञान की परंपरा को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना पड़ेगा। आस्था अच्छी बात है, लेकिन आस्था और आधुनिकता का एक बेहतर समन्वय करते हुए पुरातन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ करके जब आगे बढ़ेंगे तो एक नए भारत का दर्शन होगा। और देखते ही देखते जब भारत ने स्वामी विवेकानंद के मार्गों का अनुसरण किया तो अगले 4-4.5 दशक के अंदर भारत को स्वाधीन होने में समय नहीं लगा। 1947 में देश आजाद होता है। यानी यह एक कालखंड भारत का है जो हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है।
खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रेम प्रसंग के कारण अधिवक्ता ने महिला के पति और भाई की हत्या के लिए आरोपियों को 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इस पूरी घटना पर अधिक जानकारी देते हुए डीसीपी ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। हत्याकांड का खुलासा किया जिसमें ना तो मोटिव क्लियर था और ना ही कोई पहचान हो पा रही थी, ना तो कोई क्लू था। करीब 15 दिन की मशक्कत के बाद पुलिस ने 3 ऐसे आरोपियों को पकड़ा है जिनका अब इस हत्याकांड के बाद खुलासा किया गया है। हमारे साथ डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी जी हैं। मैम, बहुत ही ब्लाइंड मर्डर था, कोई क्लू नहीं था, 15 दिन लग गए, क्या मोटिव निकल के आया अब तक इस हत्याकांड में? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक ब्लाइंड मर्डर था, कोई भी क्लू इस तरीके का नहीं था जिससे हम कुछ घटना के खुलासे की तरफ बढ़ सके। लेकिन एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हुए और पूरा साइंटिफिक एविडेंसेस को जोड़ते हुए हमारी टीम ने इसको वर्कआउट किया है। इसमें जो मोटिव है वो अवैध संबंधों का होना सामने आ रहा है। इसमें एक व्यक्ति जो आफ्ताब हैं, उनका एक महिला से अवैध संबंध था जो कि अधिवक्ता के रूप में ही उनकी जूनियर थी। उनके पति और पिता दोनों की हत्या के संबंध में 2 लाख रुपए में यासिर और कृष्णकांत के साथ इनका सौदा तय होता है और फिर घटना को अंजाम देते हैं ये लोग। लेकिन किन्हीं कारणों से ये गलत व्यक्ति को मार देते हैं और उसके बाद फिर ये घटना का फिर हमने खुलासा किया। मैम, देखा गया कि आपने बताया कि मारना किसी और को था, हत्या किसी और की हो गई, तो फिर ये बहुत बड़ी मतलब पुलिस के लिए चुनौती थी कि उस घटनाक्रम को जोड़ा जाए कि आखिर किसकी हत्या होनी थी। तो ये कहाँ से क्लू मिला पुलिस को कि एक्चुअल जो इंसिडेंट हुआ है वो उसके साथ नहीं होना था, किसी और के साथ होना था? देखिए, जब इसमें मोटिव तलाशने की बात शुरू हुई तो उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे घंटों के सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस भी इसमें किया है। सर्विलांस का प्रयोग, सर्विलांस टीम ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है। उसके बाद फिर मोटिव तलाशते हुए जब इन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है तब इस घटना का खुलासा हुआ है और कड़ी से कड़ी जुड़ पाई है। जिसकी हत्या हुई, क्योंकि वो तो इनकी पहचान नहीं होने के कारण उसकी हत्या हुई, तो जो पुलिस जब तफ्तीश कर रही थी तो पुलिस तो मरने जो जिसकी हत्या हुई उसके आसपास ही तफ्तीश करती है। यहाँ तक लीड लाने में क्या पुलिस को कुछ नए तरीके का प्रयोग करना पड़ा? क्योंकि कहा जा रहा था कि जो गाड़ी है उसकी पूरी एक फुटेज खंगाली जा रही थी, जहाँ तक वो गाड़ी जा रही थी, तो क्या कहाँ से लीड, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती यही मानी जा रही थी। जी, इसमें करीब 100 से अधिक घंटों की सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं उसको खंगाला गया है। एक एक सेकंड को स्लो करके समझना, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत ध्यान से। इसमें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमारी टीम ने काम किया है, तभी जा करके इतने डिफिकल्ट केस का एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हो पाया। जिसकी मैम हत्या होनी थी, जिसके लिए लोग इंटेंशनली जिसके लिए जाने थे, क्या उनके परिवार वालों से बात हुई? क्या रीज़न निकल के आया अब तक? जो महिला है क्या वो शादीशुदा है? जी, सारी चीज़ें जैसा आपको बताया है हमने, उसी के हिसाब से ही उन्होंने भी बातें बताई हैं और पुष्टि हुई है इस बात की। मैम, जिसकी हत्या हुई क्या उसको मुआवजे कुछ आप लोग मदद करेंगे, सरकार से कोशिश करेंगे? क्योंकि वो तो बेगुनाह था, उसका कोई रीज़न भी नहीं निकल गया। जी देखिए, हमारा काम पुलिस इन्वेस्टिगेशन का है, उस पर हम सीमित रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी जी हैं। एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा हुआ जिसमें 15 दिन पुलिस लगातार मशक्कत कर रही थी, क्योंकि जो रीज़न निकल के आया है वो भी चौंकाने वाला है। क्योंकि जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसका कोई भी लेना देना हत्यारों से नहीं था, लेकिन पहचान गलत होने के कारण दूसरे व्यक्ति की हत्या हो गई। पुलिस के लिए चुनौती बड़ी थी कि उस हत्याकांड तक के खुलासे तक कैसे पहुंचे। पुलिस ने लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले, पूरे रोड मैप तैयार किया और उस गाड़ी जिससे वो हत्यारा आया था उसकी पहचान की और उस गाड़ी से पुलिस उन हत्यारों तक पहुंची। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा जो पैसे देकर एक किलिंग कराई गई थी, एक सुपारी किलर थे, एक सुपारी किलर को हायर किया गया था। उसके बाद एक अधिवक्ता ने सुपारी किलर और उसके एक साथी को हायर करके इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हत्यारा जो पूरा एक इसके पीछे मास्टरमाइंड था वो इतना शातिर था कि हत्याकांड के समय उसने अपना प्रदेश भी बदल दिया था ताकि उस पर कोई शक ना आए। फिलहाल जो जिसकी हत्या होनी थी उन परिवार वालों से भी पुलिस ने बात की और जिसकी अब हत्या हो चुकी है वो बेगुनाह, उसके परिवार को अब क्या कोई मदद मिलेगी? सरकार की तरफ से कोई कोशिश की जाएगी कि वो बेगुनाह जो जिसकी हत्या हुई है उसको भी कुछ मदद मिल सके। फिलहाल इस पूरे हत्याकांड में पुलिस के लिए चुनौती भरा जरूर रहा, क्योंकि एक लंबे समय के बाद करीब 15 दिन की जो तफ्तीश थी, कई फुटेज खंगाले गए, कई सर्विलांस से मोबाइल नंबर थे वो खंगाले गए, उसके बाद पुलिस हत्याकांड खुलासे तक पहुंची है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर की जनता टीवी लखनऊ। बुलेटिन में बात होगी महाकुंभ से जुड़ी खबरों की ओर।
प्रदेश में जहां एक तरफ महाकुंभ का शंखनाद हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में बारिश ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हल्की बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन ठंड का श्रद्धालुओं पर किसी तरह का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। चिलचिलाती ठंड के बावजूद भी श्रद्धालु बड़े ही मजे से आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। क्या कुछ बताया है इस रिपोर्ट में, वो देखिए। महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है, तो कल पौष पूर्णिमा का पहला स्नान पर्व है। मगर उससे पहले ही आज जहां मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और बारिश ने दस्तक दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज कुंभ जनपद की, जहां आज दिन से ही बारिश हो रही है और बारिश के बाद लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और मगर एक जो बात है वो कहीं ना कहीं देखने लायक है, जहां ठंड पर आस्था भारी पड़ी है। आपको दिखा रहे हैं लगातार इस ठंड में सर पर गठरी रखे लोग पहुंच रहे हैं संगम क्षेत्र में, और ठंड भी है, बारिश भी है, और यहाँ बुजुर्ग लोग भी पहुंच रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, ठंड है और बारिश भी हो रही है, उसके बावजूद आप लोग दर्शन करने पहुंच रहे, स्नान कर रहे हैं, क्या कहिएगा? हमें तो इतना आनंद आ रहा है, स्वर्ग से मतलब बोल नहीं सकता ये, मतलब कुछ भी हो, बहुत आनंद जाए। आज ठंड पर आस्था भारी है, आस्था भारी बहुत बहुत। और मैं ये रहा, मेरा संदेश है सभी लोगों को ये जाए कि वो एक बार जरूर कुंभ आए, दर्शन देखे, मतलब क्या अद्भुत है। छोटे छोटे बच्चों के साथ आप लोग आए, स्नान कर रहे हैं, क्या कहिएगा? यहाँ पर बहुत आनंद आ रहा है हमको। तो देखिए, कुंभ नगरी में और लोग से बात करेंगे। आज ठंड बहुत है, बारिश भी हो रही है, तो उसके बावजूद आप लोग आस्था है और आप लोग दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, क्या कहिएगा? हम बहुत किस्मत वाले हैं जो भगवान ने हमें ऐसा मौका दिया कि सही समय पर मैं यहाँ मेरी पोस्टिंग हो गई और मैं कुंभ नहाने का मौका मिला। ये बताइए, भगवान श्री राम माथे पे लिखा है, दर्शन कर रहे हैं और ठंड है, क्या कहिएगा? सर, ठंड आस्था ठंड पे भारी है, और ठंडन हमको तो गर्मी लग रही है, और इतना आनंद आ रहा है कि क्या बताएं, बहुत ज्यादा। ये बताइए, ठंड है, आप लोग आए यहाँ स्नान कर रहे हैं, क्या कहिएगा? ठंड पे आस्था भारी है। इस समय गंगा जमुना आदि सरस्वती के तट पर आस्था भारी, ठंड से आस्था भारी है। और बात करेंगे दिव्य और भव्य कुंभ की, तो कुंभ की वजह से लोग अर्धरात्रि से ही स्नान अभी भी कर रहे हैं, अर्धरात्रि से स्नान करना शुरू कर देंगे। और आस्था के आगे ठंड का प्रकोप एकदम ठंडा है। तो देखिए, आस्था के आगे ठंड का प्रकोप एकदम ठंडा है, और हम आपको दिखाएंगे कि पीछे बड़ा उदासीन अखाड़े की यहाँ से यात्रा भी निकल रही है, छावनी प्रवेश कर रहे हैं, और साथ ही ऐसे में जो श्रद्धालु हैं बाहर से सर पर गठरी रखे संगम की ओर बढ़ते जा रहे हैं और सीधा आस्था की डुबकी लगाएंगे। और पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व आज रात्रि से चालू हो जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग यहाँ पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद आस्था की डुबकी लगाएंगे। अभी शाम का समय है, मगर जो जिस तरह से कोहरा है और जिस तरह से ठंड है, ऐसा लग रहा है कि बहुत देर रात हो रही गई है। मगर जिस तरह से ठंड अपनी सभा पर है, और दूसरी तरफ एक तरफ से लोगों की आस्था भी इसी तरह से है, और लोग संगम क्षेत्र पहुंच रहे हैं और जय श्री राम के नारे के साथ लोग यहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग कुंभ जनपद से सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज की बेहद ही सुंदर तरीके से सजावट की गई है। महाकुंभ के मद्देनजर योगी सरकार और प्रशासन ने सजावट में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है। चारों तरफ बनाए गए खूबसूरत चित्र आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। वहीं पूरे चौराहे को सुंदर फूलों से सजाया गया है। इस विशाल महाकुंभ को लेकर हमारे संवाददाता ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। महाकुंभ 2025 को लेकर जहां सरकार आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारी कर रही है, और इसी कड़ी में हम खड़े हैं सुभाष चौराहे पर। जी हाँ, सिविल लाइंस के पौष इलाके सुभाष चौराहे पर है, जहां हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर सुभाष चौराहे पर सुभाष जी की जो प्रतिमा लगी थी, इसको पूरी तरह से रंग रोगन करके संवारा गया है। और स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरे परिसर को फिर से पौधे लगाए गए हैं, गमले लगाए गए हैं और पूरी तरह से सजाया जा रहा है। और साथ ही इस परिसर में जो आजाद हिंद के फौज के जवानों की प्रतिमा लगी थी, उसे भी रंग रोगन करके सजाया गया है, क्योंकि आने वाले श्रद्धालु के लिए आकर्षण का केंद्र हो। तो साथ ही हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर
सामने पीडीए का मुख्यालय है। जो पीडीए का मुख्यालय है 1983 में इंदिरा भवन की बिल्डिंग बनाई गई थी और साथ ही 10 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, जिसका अब रंग रोगन 2019 के बाद फिर से महाकुंभ पेंट माई सिटी के तहत कराया जा रहा है। क्रेन के द्वारा ये पूरा कार्य कराया जा रहा है, क्योंकि बहुमंजिला होने के कारण यहाँ पर क्रेन का प्रयोग किया जा रहा है। तो साथ ही यहाँ पर सेल्टेक्स ऑफिस की दीवारों पर भी धार्मिक कलाकृति लगाई गई है, जिसपे साधु संत और इसमें आश्रम की प्रतिमा दर्शाई गई है और भगवान की प्रतिमा लगाई गई है कि जो आने वाले श्रद्धालु हो उनका आध्यात्म की तरफ खिंचाव हो। तो साथ ही यहाँ पर एलईडी वॉल भी चौराहों पर हर जगह लगाया गया है, जिससे आने वाले लोगों को कुंभ के जो सारे वीडियोस हैं या फिर जो प्रचार है और महाकुंभ का जो प्रोमो है वो इस पर लगातार प्ले हो रहा है और लोग देख सकते हैं कि महाकुंभ क्षेत्र में किस तरह से तैयारी है। और इसका ये लाइव प्रसारण भी महाकुंभ का सीधा इन प्लाज्मा पे होगा और यहाँ से लोग देख सकेंगे। तो आपको हम दिखा रहे हैं जिस तरह से तैयारी की गई है और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो पूरी ये चौराहा है, सुभाष चौराहा, यहाँ गमले के साथ साथ यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं जो रात में आकर्षण का केंद्र होगी। और एक तरफ ये प्रोमो चल रहा है लगातार महाकुंभ का और सामने यहाँ पर एक बड़ा प्लाज्मा भी लगाया गया है जो यहाँ पर चालू होगा, जिसमें महाकुंभ से जुड़ी तस्वीरें लोग देख सकेंगे झलक। तो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर महाकुंभ को लेकर पूरी तैयारी है और पीडीए के द्वारा ये पूरी तैयारी की गई है और स्मार्ट सिटी के द्वारा ये पूरी तैयारी महाकुंभ को लेकर की जा रही है कि आने वाले श्रद्धालुओं को एक अलग सा एहसास अनुभव हो कि वो कुंभ नगरी में आए हैं और आस्था की डुबकी लगा के जा रहे हैं। तो यहाँ पर हर चौराहों पर यहाँ पर आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की यहाँ पर फोटो भी लगाई गई है, महाकुंभ का लोगो भी लगाया गया है और स्नान पर्व की जानकारी भी दी गई है। तो ऐसे में हर चौराहों को सजाया जा रहा है और तैयारी की जा रही है। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। प्रयागराज में होने जा रहे दुनिया के सबसे विशाल महाकुंभ को लेकर हर प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा से लेकर भोजन तक की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त भोजन का भी अच्छा खासा इंतजाम किया गया है। आपको बता दें कि अग्नि अखाड़ा सुबह से लेकर रात के 2 बजे तक लोगों को निःशुल्क भोजन मुहैया करवा रहा है। महाकुंभ के अंदर बनाई जा रही रसोई के बारे में अधिक जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। अक्सर रसोई की बात होती है, मगर रसोई तो बहुत सी होती है, चाहे वो 1 रुपए लें या 5 रुपए या 10 रुपए, कुछ ना कुछ उसके शुल्क होते हैं। मगर कुछ ऐसी भी रसोई होती है जो निःशुल्क होती है और श्रद्धा भाव से होती है। जी, ऐसी ही रसोई की हम बात कर रहे हैं जो कि श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े की है। जी हाँ, महाकुंभ में अग्नि अखाड़े की ये रसोई एक अनोखी रसोई से कम नहीं है, जहां पर सैकड़ों हजारों लोग के भोजन की व्यवस्था की जाती है और सुबह से लेकर देर रात 12 बजे तक ये रसोई लगातार अनवरत चलती है। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो बैठने की सेटिंग है ये पूरी साधु संतों की व्यवस्था होती है और अगर कोई आम जनमानस भी आता है तो उसको उसी भाव से बैठाकर यहाँ पर भोजन परोसा जाता है। और साथ ही इसके सामने जो आप देख सकते हैं वो टेंट आपको दिखा रहे हैं हम, जिसमें यहाँ पर भी लोगों को भोजन परोसा जा रहा है और लगातार पंडाल के बाहर अखाड़े के भी जो आने वाले और जाने वाले श्रद्धालु उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था होती है। और हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले हम आपको अखाड़े के रसोई में लेके चलेंगे, जो यहाँ की व्यवस्था है किस तरह से हम आपको दिखाएंगे सारी, किस तरह से स्वास्थ्य भोजन है। यहाँ पर देख सकते हैं खाना किस तरह से बन रहा है। ये रोटी बनाने की मशीन है, मगर रोटी बनाने से पहले यहाँ पर इस मशीन में आटा गूंदा जाता है और उसके बाद यहाँ लोई कटती है और उस तरह से पूरी व्यवस्था होती है। हम बात करेंगे यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, आप लोग अखाड़े में काम कर रहे हैं श्रद्धा भाव से, ये रोटी किस तरह से बनती, कितनी देर में कितनी बन जाती है? 1 घंटे में करीब 900-1000 का बीच में निकल जाती है। कितने श्रद्धालुओं के लिए आप रोज खाना बनाते हैं? रोज करीब 4-5 हजार के बीच में हो जाती है। 4-5 हजार दिन में हो जाता है। देखिए, दिन में एक समय में अगर 5000 लोग खा रहे हैं तो अगर आप तीनों समय की बात करें तो 15 से 20 हजार लोग यहाँ पर भोजन पाते हैं और भोजन की व्यवस्था होती है। फिलहाल हम यहाँ पर और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ अतिथि हैं, साधु संत हैं, जो महात्मा हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से अखाड़े की व्यवस्था है, भोजन रसोई परोसे। महाराज जी, आप लोग यहाँ पर अतिथि हैं, जिस तरह से अखाड़े में भोजन की व्यवस्था होती है, किस तरह की व्यवस्था होती, किस तरह का आप लोग को लगता है?
थोड़ा फोन से बात कर लो। अच्छा ठीक। तो देखिए वो बात कर रहे हैं, मैं 2 सेकंड में उनसे फिर से बात करने की कोशिश करता हूँ और उनसे पूछते हैं, महाराज जी आप लोग अखाड़े में आए हैं, यहाँ की रसोई है, क्या आपने देखा होगा अक्सर बहुत सी रसोई होती है, चाहे वो 5 रुपए लें और 10 रुपए लें, मगर ये साधु संतों की रसोई है, निःशुल्क है अखाड़े में और लोग आके भोजन पाते हैं, तो किस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं? बहुत सुंदर व्यवस्था है। जब 45 करोड़ व्यक्ति आने की वजह से अब ज्यादा 5 करोड़ और आने वाले हैं और मैं धर्म जागरण विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़ा हुआ हूँ और बाहर भी जो लोग रास्ते पर पकड़ पकड़ करके भोजन कराते हैं कि प्रसाद पाके आगे स्नान के लिए जाइए। यहाँ 2000 से अधिक व्यक्तियों ने अभी भोजन पा लिया है और आगे भी चल रहा है, सुबह से चल रहा है, 1-1:30 बजे तक चलेगा पूरा, ये रात को 1 बजे तक भोजन प्रसाद चलेगा। मैं गुजरात से आया हूँ, राधनपुर पाटन, स्वामी जी की जगह स्वामी ब्रह्म मुनि। तो बहुत सुंदर व्यवस्था है। पूरे विश्व में सनातन धर्म में जो व्यवस्था है ऐसी कोई व्यवस्था कोई संप्रदाय में कोई धर्म में नहीं है, ईसाई में भी नहीं है, इस्लाम में भी नहीं है, 13 जगत के धर्म है। इसलिए बहुत आनंद आ रहा है खूब। अभी अभी हमारे प्रसाद पाए, फलार की व्यवस्था है, बहनों के लिए व्यवस्था है, माइयों के लिए, संतों के लिए और भ्रमणशील संतों के लिए खूब व्यवस्था है, यात्रियों के लिए रहने का, खाने का, सोने का, फलाहार का सब। ये बताइए आप लोग भी आए हैं, यहाँ जो भोजन मिल रहा है लोगों को, किस तरह से आप लोग को लगता है कितना फायदा होता है? फायदे की बात नहीं, यहाँ पर जो भोजन मिलता है निःशुल्क दिया जाता है, भोजन की क्वालिटी एकदम बढ़िया रहती है। भोजन में फलाहारी बाबा भी आते हैं, उनके लिए फलाहार रहता है और जो लोग फलाहार नहीं करते हैं उनको लिए भोजन दिया जाता है। जय श्री राम। देखिए जिस तरह से बताया कि जो लोग भोजन करना चाहते हो, जो फलाहारी चाहते हो, हर तरह की व्यवस्थाएं हैं और निःशुल्क यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भोजन पाते हैं और सुबह से लेकर रात तक ये रसोई चलती है और लोगों की सेवा में तत्पर यहाँ हर कोई निस्वार्थ लगा रहता है। फिलहाल ये रसोई लगातार चल रही है और लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं और महाकुंभ में जिस तरह श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है उसको देख के यहाँ भी पूरे इंतजाम है और जो कोशिश है कि जो लोग आएंगे वो यहाँ आराम से भोजन पा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग कुंभ नगरी से सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।